नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 26-27 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो जैसा कि आप सब लोग को पता है, कल संडे था और हम कल संडे के दिन क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। सो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लोगों ने जितना भी अभी तक का करंट अफेयर है, जिन लोगों ने स्पेशली शॉर्ट नोट्स बनाई होगी, उसका उन्होंने रिवीजन किया होगा। इतना ही नहीं, अदर सब्जेक्ट्स का भी जो आपके सिलेबस है, जो आपके एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग और भी चीजों का प्रॉपर उन्होंने रिवीजन किया होगा, इस बात की मैं उम्मीद कर सकती हूँ। बाकी चलिए, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें, सेशन से जुड़ जाइए आप सब लोग। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। और आज की क्लास में दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कॉनकन 2023 आयोजित किया गया। तो ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है कॉनकन, ठीक है। और इस साल जो है भारतीय नौसेना और किस देश के बीच में ये जो आयोजित किया गया है दोस्तों, ये ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन रॉयल नेवी है और भारतीय नौसेना, उनके बीच में कॉनकन युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। स्पेशली आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो अभी देखा जाए, जो भारत की नौसेना है और ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है, इनके बीच में ये देखिए ये वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है कॉनकन, हर साल आयोजित किया जाता है कॉनकन। और ये कॉनकन 2023 का जो आयोजन किया गया है इस अभ्यास का, ये अरब सागर के कॉनकन तट पर किया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंडिया का मैप पता होगा तो देखिए ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है और ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर के दो भाग, एक अगर देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे आपको अरब सागर दिखेगा, ठीक है। और आपको पता है जो हमारा पश्चिमी जो भारत है, ठीक है, ये देखा जाए जो पश्चिमी तट है इसको दो भागों में, कोंकण हो गया, मालाबार तट हो गया। तो जो कोंकण तट है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में फैला हुआ है और ये देखेगा जो केरल वगैरह है ये मालाबार तट है। तो इस जो है अभ्यास का आयोजन इसी कोंकण तट पे किया गया है। ध्यान रखिएगा, कोंकण अभ्यास जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित किया जाता है, इस साल इसका अभ्यास जो है ये अरब सागर के कोंकण तट पे किया गया है। इस अभ्यास में देखिए क्या क्या चीजों जो है हिस्सा लिया किसने, तो इसमें देखा जब मिसाइल युद्धपोत है, कौन से दोस्तों, INS त्रिशूल ने इसमें हिस्सा लिया जो कि नौसेना अभ्यास था। और टाइप 23 निर्देशित मिसाइल युद्धपोत HMS लैंकेस्टर ने इसमें हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, दोनों ही सेनाओं के बीच में अंतर परिचालन को बढ़ावा देने के लिए और भी बहुत सारे सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को अपनाने के लिए इस समुद्री अभ्यास को जो है आयोजित किया गया। यहाँ पे हम देखें इस अभ्यास में और किसने भाग लिया, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चूंकि इसमें समुद्री परिचालन के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया। कौन कौन से क्षेत्र दोस्तों, वायु क्षेत्र है, सतह क्षेत्र है, उप सतह, इन सारे क्षेत्रों को इसमें अभ्यास में शामिल किया गया। इसके अलावा देखा जाए इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की गई, तो इसके अलावा सरफेस इन्फ्लेटेबल टारगेट, किलर टोमेटो पर गनरी सूट, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में इसमें शामिल किया गया, वायु रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अभ्यास, विजिट बोट सर्च और सीजर, पोत कुशलता और कर्मियों के आदान प्रदान को भी इस अभ्यास में क्या किया गया दोस्तों, शामिल किया गया, ठीक है। तो देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई कॉनकन युद्धाभ्यास जो है वो किन किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है, तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित किया जाता है, ठीक है। इस साल अरब सागर में इसका आयोजन किया गया कॉनकन तट पे। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि ब्रिटेन के साथ हम और कौन से युद्धाभ्यासों का आयोजन करता है भारत, या भारत और ब्रिटेन के बीच में और कौन कौन से युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है, उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ है। तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रीन पोर्ट और शिपिंग उत्कृष्टता केंद्र है, एक्सीलेंस सेंटर है। इसका उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं आपके सामने, तो जिन्हें आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, जिन्हें नहीं आता वो सेशन को ध्यान से देखें। तो करेक्ट आंसर इस, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में जो है इसका आयोजन किया गया। करेक्ट आंसर इस ए है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय पर्यटन, पोत और परिवहन जल मार्ग मंत्री है, देखिए नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल ने ही हरियाणा का जो जिला है, जो शहर है यहाँ पे गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम में भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रीन पोर्ट और शिपिंग उत्कृष्टता केंद्र का क्या किया है, उद्घाटन किया है, ठीक है। तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा किया गया, और यहाँ पे माफ करिएगा, हरियाणा में भी कहा, गुरुग्राम में किया गया, ठीक है।
सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये भारत का पहला, ये जो स्थापित किया गया है, इस जो है सेंटर को जो स्थापित किया गया है, ये किसके किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये जो भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रीन पोर्ट और शिपिंग उत्कृष्टता केंद्र है, इसको भारत सरकार का जो मंत्रालय है, कौन सा? पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है वो, और साथ ही साथ टेरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंडिया, यानी कि ऊर्जा और संसाधन जो संस्था है, उनके बीच सहयोग के द्वारा जो है इस एक्सीलेंस सेंटर को क्या किया गया? स्थापित किया गया है। इस सेंटर की बात करें तो ये उद्योग के लिए केंद्रीय संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है, और ध्यान रखिएगा ये 2030 तक भारत को ग्रीन शिप बनाने के लिए वैश्विक हब बनाने की योजना है। तो ध्यान रखिएगा किस वर्ष तक जो है भारत सरकार ने योजना बनाया है ग्रीन शिप बनाने के लिए, वैश्विक हब बनाने की योजना जो बनाई गई है वो 2030 तक बनाया गया है, ठीक है। इसके साथ देखा जाए तो इस पहल के साथ जो है कई पहले हैं, और इन्हीं पहलों के साथ देखा जाए केंद्र का क्या क्या उद्देश्य है। ये जो पहल स्टार्ट की गई है इसमें जो है समुद्र आधारित संसाधनों के प्रदूषण, संरक्षण और सतत उपयोग से समुद्री और तटीय इकोसिस्टम को सतत रूप से प्रबंधित और संरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी गोल जो 14 है उसकी उपलब्धि की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। तो एक तरीके से जो समुद्र के जो संसाधन है उनका संरक्षण करना, समुद्र के संसाधन को प्रदूषण मुक्त करना, इतना ही नहीं दोस्तों उसका सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना। ध्यान रखिएगा मैंने आप लोगों से बात किया था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूनाइटेड नेशन का, जो कि 2015 में आया था। इसमें 17 गोल है, और मैंने आपसे बोला भी था कि जिनको याद है 17 गोल वो पहली बात तो बताए कमेंट बॉक्स में कि हाँ मुझे याद है, जिन्हें नहीं याद है वो याद कर ले, ठीक है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के स्थान पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया था 2015 में। इसमें 17 गोल है जिसको 2030 तक प्राप्त करना था, जिसमें से अगर हम गोल नंबर 14 देखें दोस्तों तो गोल नंबर 14 क्या है? एक तरह से कंजर्व करना, किसको भाई? जो हमारे मरीन है, जो ओशियंस है, बॉडी है, जो वाटर बॉडीज है, जितनी भी उनकी जो रिसोर्सेज है उनको ना सिर्फ कंजर्व करना बल्कि उनका सस्टेनेबल वे से क्या करना? इस्तेमाल करना। सस्टेनेबल वे मतलब इस तरीके से किसी भी चीज का इस्तेमाल करना कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखी जा सके, ठीक है। ये नहीं कि एकदम अधाधुंध इस्तेमाल कर दिया और आने वाली जनरेशन के पास वो रिसोर्सेज बचे नहीं। तो सस्टेनेबल यही होता है कि इस तरीके से ऐसा विकास होना चाहिए, अगर आप उसमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से इस्तेमाल करिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो सुरक्षित रखी जा सके। तो एक तरीके से भारत सरकार का जो ये पहल है वो इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए कि ना सिर्फ जो समुद्री संसाधनों को कंजर्व करना, उसको प्रदूषण मुक्त करना, बल्कि उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना कि आने वाली जनरेशन को भी वो मिल सके सस्टेनेबल वे में, ठीक है। तो गोल नंबर 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चर्चा में है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 क्या आपको ओवरऑल याद करना है, आपकी जिम्मेदारी है, जल्द से जल्द इसको याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखा जाए लगभग एग्जाम में इससे आए दिन क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। आइए कुछ और भी तथ्य देख लेते हैं। देखिए हरियाणा सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है, चूंकि हम लोग हरियाणा के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे हरियाणा के गुरुग्राम में एक्सीलेंस सेंटर खोला गया है ग्रीन शिप के लिए। यहाँ पे जो है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है दयालु योजना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किस राज्य सरकार के द्वारा दयालु योजना शुरू की गई है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। चूंकि ध्यान रखिएगा ये जो दयालु योजना है ये सामाजिक वित्तीय सुरक्षा कार्यक्रम है, एक तरीके से सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना, सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। किन तबकों को ध्यान रखिएगा? तो इसमें सबको नहीं है, बेसिकली देखा जाए जिनकी जो है जिस परिवार की इनकम जो है वो 1.80 यानी कि 1,80,000 जो है से कम है, जिनकी तनख्वाह सालाना यानी कि वर्ष में, उन्हीं परिवार के सदस्यों में से अगर मान लीजिए किसी जो सदस्य हैं उनमें किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उनको क्या करना? वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक तरीके से वित्तीय कार्यक्रम है उन परिवारों को जो कि जिनकी जो है सालाना इनकम लगभग 2 लाख से कम है, और 2 लाख जो है ये सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा ऐसे परिवारों को। तो ये ध्यान रखिएगा हरियाणा में ही दयालु योजना की शुरुआत की गई है। और आपसे पूछा जाता है जो स्टेट वाइज योजना स्कीम रहती है वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि
निम्न में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ चैंपियंस का आयोजन किया गया है? तो सैफ चैंपियनशिप, ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि सैफ चैंपियनशिप जो है वो किस खेल से, किस गेम से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है, जिसका आयोजन किया जाएगा। देखिए इस साल जो है 2023 का आयोजन भारत में होने जा रहा है, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। भारत में कहाँ होने जा रहा है दोस्तों? तो कैपिटल, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में इसका आयोजन जून जुलाई में किया जा रहा है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, इसी ने इस बात की घोषणा की है कि जो ये ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण एशिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है सैफ चैंपियंस, और इसका जो 2023 के संस्करण का आयोजन होने जा रहा है, जो कि मैंने बताया जून जुलाई में, तो 21 जून को ये शुरू होगा, 3 जुलाई तक चलेगा। कहाँ पे दोस्तों? तो ये हो रहा है बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है, और ध्यान रखिएगा चूंकि भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है, ठीक है, इस टूर्नामेंट की, सैफ टूर्नामेंट की, और भारत में भी कहा, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में इसका आयोजन होने जा रहा है। इसके पहले 2015 में भारत ने इसका आयोजन किया था, मेजबानी की थी। 2015 में कहा हुआ था दोस्तों, तो ये तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की कैपिटल है, तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया था, और 2015 के बाद अब 2023 में जो है इसका आयोजन होने जा रहा है। अगर हम इसके संस्करण की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इस टूर्नामेंट में जो है दक्षिण एशिया महासंघ के जो सभी सदस्य संघ हैं वो सब इस टूर्नामेंट में शामिल हो रहे हैं, और ध्यान रखिएगा ये 13वां संस्करण है, ठीक है। जब से इसको शुरू किया गया है, तो सैफ चैंपियनशिप का ये 13वां संस्करण है, और इसको 2 समूह में विभाजित करके क्या किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ से आपको क्या चीजें पता चली कि सैफ चैंपियनशिप जो कि फुटबॉल से संबंधित है, इसका आयोजन भारत में होने जा रहा है। 2015 के बाद अब 2023 में 13वां संस्करण के आयोजन भारत कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। कहाँ? बेंगलुरु में। इसके पहले कहाँ हुआ था? तिरुवनंतपुरम में हुआ था। तो अब आपको यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें पता चली। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो कि रिपोर्ट से रिलेटेड है, और ये रिपोर्ट देखिए क्या है, नाम क्या है, हाल ही में जारी पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर है? जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार जो है हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की तरफ बनने का प्रयास कर रही है। अगर हम ऊर्जा क्षेत्र में देखें कि भारत किस वर्ष तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा, इसकी अन्य देशों पे या किसी और पर निर्भरता नहीं रहेगी, किस वर्ष तक, इस रिपोर्ट में ही बात की गई है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं 2025, 35, 40 या फिर 2047, यानी कि भारत की आजादी का 100वां वर्ष। करेक्ट आंसर है डी ही है दोस्तों। जब भारत जो है अपने आजादी का जो है 100वां वर्ष, ठीक है, मना रहा होगा, तो उस समय हम ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्रता जो है प्राप्त कर लेंगे, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ चुके रहेंगे। तो एक रिपोर्ट है जिसको जारी किया गया है, देखिए 2 लोगों के द्वारा, 2 संस्था, एक तो देखा जाए लॉरेंस बर्किल नेशनल लेबोरेटरी और द इंडियन एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर, इन्होंने जो है मिलकर के अभी हाल ही में पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत नाम से एक क्या किया है, अध्ययन किया, और इस रिपोर्ट को क्या किया, जारी किया। इस रिपोर्ट में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, जिसमें से सबसे पहली बात ये क्या क्या है कि भारत के पास जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी है, ठीक है, जो क्लीन एनर्जी जो टेक्नोलॉजी है, उसमें जो निवेश के माध्यम से जो उसमें निवेश किया जाएगा, तो उस निवेश के माध्यम से भारत जो है 2047 तक क्या हो जाएगा, ऊर्जा स्वतंत्रता को प्राप्त करने का अवसर, एक तरीके से ऊर्जा स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेगा, इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से प्रयास है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत जो अभियान चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी का, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक अभियान है, और इस पे भी प्रकाश डाला गया है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में उनके जो है इस अभियान के बारे में बात की गई है। इसमें देखिए क्या क्या बातें की गई है कि वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के 500 गीगावाट स्थापित करने, बाजार के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा करने के लिए भारत की ईवी की बिक्री बढ़ाने का लक्ष्य है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, उनको बढ़ाने का काफी ज्यादा लक्ष्य है। आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी में 500 गीगावाट स्थापित करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है कि कब तक दोस्तों, 2030 तक। ये सब क्या है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने का एक प्रयास है। इसके अतिरिक्त तो कुछ और भी जो है लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि भारत सरकार का एक लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्ष तक 5 मिलियन टन तक जो है हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो ये लक्ष्य रखा है दोस्तों 2030 तक, ठीक है।
तो यहाँ पे आप चीजों को देख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट आपके लिए। आइए कुछ और भी चीजें हम देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत सरकार ने अभी देखा जाए वर्ष 2030 तक एक लक्ष्य रखा है, ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप निर्माण का लक्ष्य रखा है। देखिए अभी हम लोगों ने इसके पहले में जो है अभी जो क्वेश्चन था उसमें बात किया था, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया भारत सरकार के द्वारा जिसका नाम है ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम को चलाया गया है और प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है, वैश्विक जहाज निर्माण उद्योग में क्या करना, नेता बनना या फिर अग्रणी बनना। तो जो एक तरीके से जो आप देखेंगे शिप बिल्डिंग जो है यानी कि जो बनाना है उसमें क्या करना, मैन्युफैक्चर करने में इंडिया को लीड करना पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया लीड करे पूरे वर्ल्ड में, इस चीज का लक्ष्य रखा गया है ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तो ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप जो है इसका लक्ष्य रखा गया, इस निर्माण का लक्ष्य रखा गया कब तक दोस्तों, 2030 तक का रखा गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पीएम मित्रा पार्क किस राज्य में शुरू किया गया। देखिए अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पीएम मित्रा पार्क के बारे में बात किया था, इस योजना के बारे में जो कि आपकी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है पीएम मित्रा पार्क। और ये पहला पार्क जो है किस राज्य में शुरू किया गया दोस्तों, तो करेक्ट आंसर इज ए है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में किया गया है। तो ये कपड़ा उद्योग के लिए जो भारत सरकार का एक पहल है, ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, भारत का जो है पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल। ध्यान रखिएगा पीएम मित्रा का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल। ठीक है, पीएम मित्रा। और ये भारत का पहला जो पीएम मित्रा पार्क बनाया जा रहा है दोस्तों, ये तमिलनाडु का एक जिला है जिसका नाम है विरुधुनगर। ठीक है, विरुधुनगर के ई कुमार लिंगपुरम में लॉन्च किया गया है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भारत का कपड़ा उद्योग से संबंधित है पीएम मित्रा योजना, और भारत का पहला जो पीएम मित्रा योजना है वो तमिलनाडु का एक जिला है, विरुधुनगर जिले में एक क्षेत्र है, जिला नाम है जिसका नाम है ई कुमार लिंगपुरम, वहां पे इसको लॉन्च किया गया है। इसके लिए देखिए इस पार्क को शुभारंभ करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक समझौता हुआ। तो क्या हुआ, ये जो समझौता हुआ है केंद्र की तरफ से, देखिए कौन था दोस्तों, तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री है पीयूष गोयल, और राज्य की तरफ से जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उनके बीच में जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। उसी समझौते ज्ञापन के तहत इस पार्क को क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। विरुधुनगर जिला जो है तमिलनाडु का, इसके तहत इस परियोजना के तहत कौन से पीएम मित्र परियोजना के तहत अनुमानित 2000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे पर काम किया जाएगा। ठीक है, एक तरीके से इस पार्क को स्थापित करने के लिए। और इसमें देखिए जो कि 2000 करोड़ रुपए का ये पूरा जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें 500 करोड़ रुपए की केंद्रीय सब्सिडी भी शामिल है। तो इसमें 500 करोड़ रुपए का जो है केंद्र की तरफ से क्या किया जाएगा, सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। विरुधुनगर जिले का जो ये क्षेत्र है ई कुमार लिंगपुरम में 1052 एकड़ भूमि पर ये पूरा जो है मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा इस पूरे जो है परियोजना का जो मेगा जो पीएम मित्रा जो पार्क है, ये जो पूरी परियोजना है, जो प्रस्तावित परियोजना है, इस स्थल का जो स्वामित्व होगा वो किसके पास होगा, तो राज्य उद्योग संवर्धन निगम के हाथ में इसका पूरा स्वामित्व होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पीएम मित्रा योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो पहला पार्क स्थापित किया जा रहा है पीएम मित्रा योजना के तहत, वो किया जा रहा है दोस्तों कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, आइए कुछ और भी चीजें देख लेते हैं, कुछ और भी यहाँ पे जो योजनाएं हैं जो तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो अभी जारी की गई या फिर तमिलनाडु से संबंधित कुछ करंट अफेयर जो चर्चा में था, जिसमें से देखिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने, ठीक है, नंजरायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में क्या किया है, अधिसूचित किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो रायण टैंक है वो किस राज्य से संबंधित है, जिसको हाल फिलहाल में पक्षी अभ्यारण्य जो है वो घोषित अधिसूचित किया गया है, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। वही देखिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने, यहाँ की तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने छात्रों के लिए एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है पुथुमाई पेन योजना। तो पुथुमाई पेन योजना जो शुरू की गई है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और देखेंगे क्यों चर्चा में है
कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये ऑप्शंस आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर इज बी है, गणित के क्षेत्र में जो है वो एबल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो एबल पुरस्कार देखिए किसके द्वारा भी दिया जाता है, तो एक नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स है, जो नॉर्वे की एक ये एकेडमी है जिसका नाम है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, उसके द्वारा जो है ये एबल पुरस्कार दिया जाता है। इस एबल पुरस्कार में जो राशि दी जाती है, ठीक है, पुरस्कार स्वरूप, उसमें देखा जाए 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर जो है राशि वो प्रदान की जाती है पुरस्कार के रूप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने जीवन भर जो है गणित के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है, गणित के क्षेत्र में यानी कि मैथ्स के जो है एरिया में जिन्होंने कार्य किया है, योगदान दिया है, उनको एबल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और ध्यान रखिएगा एबल पुरस्कार को अक्सर जो है वो गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि मैथ्स का नोबेल अवार्ड जो है किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है एबल पुरस्कार को, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम इसको इसलिए चर्चा करें कि अभी इस साल जो है 2023 का जो एबल पुरस्कार देने की बात की गई है, सम्मानित किया गया है, वो अर्जेंटीना के गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन है, जिनका नाम है लुइस कैफ्रेली। ध्यान रखिएगा लुइस कैफ्रेली को 2023 का एबल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है, जिस कारण से हम इस पुरस्कार की क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं लुइस कैफ्रेली की, आइए देखते। ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना के ये गणितज्ञ, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो इन्होंने देखिए कैफ्रेली की बात करें तो ये उन समीकरणों पर शोध कार्य करने के लिए इनको दिया गया है जो कई भौतिक परिघटनाओं का वर्णन करने में महत्वपूर्ण है। तो ऐसे बहुत सारे से भौतिक परिघटनाएं हैं जिनका वर्णन करने के लिए कुछ ऐसे जो है शोध की आवश्यकता थी, तो इन्होंने ऐसे शोध कार्य किए जो बहुत सारे भौतिक परिघटनाओं का वर्णन करने में सहायता कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन सी ये भौतिक परिघटनाएं, जैसे कि बर्फ कैसे पिघलती है, तरल पदार्थ कैसे प्रभावित होते हैं, इन सब जो है ये भौतिक परिघटनाएं हैं और उन पे इन्होंने शोध कार्य किया था। इनके बारे में बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में पैदा, ये पहले ऐसे हैं जिनको एबल पुरस्कार दिया गया है जो कि दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, माफ कर दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का ही कंट्री है। लुइस कैफ्रेल जो है एबल पुरस्कार जीतने वाले दक्षिण अमेरिका में पैदा हुए पहले ये व्यक्ति हैं। तो ये अभी पहला ऐसा अफ्रीका जो है दक्षिण अमेरिका का देश है अर्जेंटीना, ठीक है, जहां से जो है किसी को एबल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वो है लुइस कैफ्रेली। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है हमारा कि MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम किसके नाम पे रखा गया है दोस्तों, करेक्ट आंसर इज डी है, रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये शाहबाद की ये ओलंपियन बेटी नहीं है, ओलंपिक में इन्होंने बहुत सारे जो है एक तरीके से उपलब्धि हासिल की है, और इनका जो नाम है रानी रामपाल, और इनके जो है उत्तर प्रदेश का जो रायबरेली जिला है, रायबरेली जिले में एक स्टेडियम खोला गया है, हॉकी स्टेडियम, और उस हॉकी स्टेडियम का नाम जो है रानी रामपाल जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नाम क्या है उस हॉकी स्टेडियम का, ये रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ जो है इस स्टेडियम का नाम है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो रायबरेली में है। तो ये आपके लिए यूपी स्पेशल है, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ध्यान रखिएगा ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। तो खेल में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जो है वो स्टेडियम का नाम रखा गया है। यहाँ पे हॉकी अगर हम बात करें रानी रामपाल की, तो ये हॉकी स्ट्राइकर थी, और ये जो है किससे प्रशिक्षित थी, तो इनके जो कोच थे वो थे बलदेव सिंह, और इन्होंने बहुत सारे मैच खेले हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेला है। तो अंतरराष्ट्रीय मैच जो कितना खेल चुकी, करीब 258 जो है ये अंतरराष्ट्रीय मैच इन्होंने रानी रामपाल ने खेला है। तो बहुत सारी उपलब्धि जो है वो रानी रामपाल के नाम पे है, और इसीलिए जो है वहां पे रायबरेली में इनके नाम से जो है एक स्टेडियम खोला जा रहा है, रानी गर्ल हॉकी टर्फ। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन सा संस्थान भारत में पहले स्थान पर है। तो ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है अभी हाल ही में जारी की गई है, और सब्जेक्ट वाइज जो है ये यूनिवर्सिटी को रैंकिंग प्रदान किया जाता है। और भारत में जो है पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन सा जो है स्थान पहले पर है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शंस आप देख रहे हैं, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली या फिर IIT रुड़की। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, IIT दिल्ली जो है इसे जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पहला
पहला स्थान प्रदान किया गया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अगर हम क्यूएस का फुल फॉर्म देखें तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्वाकारेली, ठीक है, साइमंडस विश्वविद्यालय रैंकिंग। ठीक है, क्वाकारेली साइमंडस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्यूएस रैंकिंग। और ये ध्यान रखिएगा, इस साल जो जारी की गई है क्यूएस रैंकिंग, ये इस साल का 13वां संस्करण है, 30th जो है एडिशन है। ठीक है, इस पूरे जो है रैंकिंग में जो रैंक दी जाती है यूनिवर्सिटी को, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दी जाती है, सब्जेक्ट पर आधारित होती है। यहाँ पे भारतीय जो यूनिवर्सिटी की बात करें, जो भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों पे बात करें, तो संस्थानों द्वारा जब विभिन्न विषयों में कितने जो है कार्यक्रम पेश किए गए थे, 44 कार्यक्रम जो पेश किए गए थे, इसमें जो है 44 कार्यक्रम इस विश्व स्तर पर 100 में शामिल हुए। तो बहुत सारे जो है कार्यक्रम पेश किए गए थे, उसमें से 44 जो कार्यक्रम है, 44 कार्यक्रमों को अंडर 100 में शामिल किया गया है। आइए बात करेंगे इसके बारे में। अगर हम देखें, भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जो यूनिवर्सिटी रहा है, जो संस्थान रहा है, वो देखिए क्या नाम है, उसका नाम है श्वेता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दंत चिकित्सा कार्यक्रम है और ये विश्व स्तर पर इसकी जो रैंकिंग मिली है वो 13वीं रैंकिंग है, और भारत में इस तरीके से माना जाए तो ये पहले रैंकिंग पे है। तो ओवरऑल देखा जाए, श्वेता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, इसको 30th रैंक मिली है इसमें। ठीक है, और 13वां देखिए रिपोर्ट भी है। अगर हम दिल्ली आईआईटी की बात करें, आईआईटी दिल्ली की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चूंकि इसे पहला स्थान, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये 49वें स्थान पे है। वहीं आईआईटी मद्रास की बात करें तो इसको पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में इसको 21वां स्थान मिला है, और आईआईटी बॉम्बे को गणित में जो है 92वां स्थान मिला है। और पहली बार जो है अंडर 100 में आईआईटी कानपुर को भी शामिल किया गया है। तो आईआईटी कानपुर को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है स्थान दिया गया है, 87वें स्थान पे इसको रखा गया है। और ऐसा पहली बार है कि क्यूएस रैंकिंग में जो है आईआईटी कानपुर को अंडर 100 में शामिल किया गया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात किया जाए दोस्तों, तो इसको सोशियोलॉजी के यानी कि समाज शास्त्र में 68वें स्थान पर रखा गया है। अगर हम ओवरऑल बात करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है, ये आपके लिए देख लीजिए। तो वैश्विक रैंकिंग की बात किया जाए तो अमेरिका की जो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, जो है ये पहले स्थान पे। इसके बाद देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम की जो यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज विद्यालय, ये है। फिर अमेरिका का ही है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये जो है ये तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है, आइए कुछ और भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड है जो कि इंपॉर्टेंट है, पहला क्या रहा है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, भारत का पहला जो है वन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है दोस्तों, कहाँ पे किया गया है, तेलंगाना में किया गया है। वहीं बात करें छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के हल हेतु ई समाधान नामक पोर्टल लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये सब विद्यालयों से रिलेटेड है। पहला वन जो है विश्वविद्यालय तेलंगाना में, ई समाधान नामक पोर्टल जो लॉन्च किया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं भारतीय विश्वविद्यालय के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है सुरंजन दास को किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीजें थी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। आइए अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों की, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो शुरू की गई है, ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। आइए बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि 21 मार्च को हम लोगों ने कौन सा दिवस मनाया दोस्तों, तो विश्व वानिकी दिवस मनाए। और इसी वानिकी दिवस के अवसर पे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने जो राज्य के 33 जिले हैं, ध्यान रखिएगा 33 जिलों के यहाँ पे 42 स्थानों पर एक महत्वाकांक्षी योजना का शुरुआत किया है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किस दिन दोस्तों, विश्व वानिकी दिवस, जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है, उसी दिन इस योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ पे हम बात करें इस योजना का, यह जो योजना है इसके बारे में, तो ये क्या करेगी, ग्रामीण क्षेत्र में जो वाणिज्यिक वृक्षारोपण है उसको क्या करना, बढ़ावा देना। वाणिज्यिक वृक्षारोपण यानी कि ऐसे वृक्षों को लगाना जिससे कि कुछ आय प्राप्त हो सके, यानी कि जो हमारे आय का साधन बन सके। ऐसे जो है लाइक ऐसे पेड़ों को लगाना जिससे हम फर्नीचर का काम कर सके, या ऐसे फूलों का लगाना, ऐसे चीजों का जिनका एक तरीके से इनकम जनरेट किया जा सके, ऐसे वृक्षों को लगाना, यही क्या है, वाणिज्यिक वृक्षारोपण। और इसी को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई
जिससे कि किसानों की आय क्या किया जा सके, किसानों की आय में वृद्धि किया जा सके। इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत देखा जाए सरकार के द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो क्या सबको किया जाएगा? नहीं, सरकार के द्वारा यहाँ पे देखा जाए तो इस योजना के तहत जो 5 एकड़ तक का अगर कोई वृक्षारोपण करेगा तो 5 एकड़ तक के वृक्षारोपण के लिए सरकार के द्वारा 100% या पूरी तरीके से अनुदान किया जाएगा। लेकिन अगर 5 एकड़ से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा तो वहां पे 50% जो है वो आर्थिक अनुदान राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। आइए यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार से रिलेटेड है। देखिए, एक योजना थी जिसका नाम है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। इस योजना की भी शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। वहीं देखिए, एक अप्सरा पेंशन योजना है और अप्सरा पेंशन योजना की जो शुरुआत की गई है वो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा की गई है। और यहाँ पे एक आपको दिख रहा है डेयरी प्लस योजना, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो की गई थी। चलिए अब बात करते हैं आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन की। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ठीक है, यहाँ पे कौन सा राज्य अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाने वाला जो देश का पहला राज्य बन गया है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इज बी, राजस्थान। राजस्थान जो है ये अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये कानून क्या है? अधिवक्ता यानी कि दोस्तों वकील जो लॉयर होते हैं और इनकी जो सुरक्षा के लिए एक राज्य सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है अधिवक्ता संरक्षण कानून। और ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान विधानमंडल में देखा जाए एक ध्वनि मत से इस संरक्षण विधेयक को जो है पारित किया गया। राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक को पारित किया गया है, ठीक है। और इस विधेयक का उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? जो अधिवक्ताओं के खिलाफ अगर कोई चीज मारपीट हो रही है, कोई गंभीर चोट हो रहा है, आपराधिक बल और आपराधिक धमकी के अपराधों और अधिवक्ता की संपत्ति को नुकसान या नुकसान की रोकथाम के लिए जो है ये क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसी चीज के लिए कि अगर किसी भी तरह का इस तरह की गतिविधियां होती है अधिवक्ता के खिलाफ तो ऐसी गतिविधियों को रोकना और अधिवक्ताओं को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। आइए यहाँ पे कुछ और भी देख लेते हैं जो स्टेट वाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो पहला मतलब कोई ऐसा राज्य जिससे पहली कोई ऐसी गतिविधि की, जैसे कि सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया दोस्तों? तो गुजरात। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी कब से कब तक है? 2022 से लेकर के 2027। और सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है। वहीं देखा जाए प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों? उत्तराखंड है, ठीक है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तों, कौन बन गया है? महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो है ये संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताइए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ठीक है, इसको जो है किसकी अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के ही सिफारिशों के आधार पे जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी। तो किसकी अध्यक्षता में वो कमेटी थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, उनका नाम बताइए। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों आज का फैक्ट्स ऑफ द डे। फैक्ट्स ऑफ द डे यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहला आज का हमारा फैक्ट्स है कि नेपाल के क्रिकेटर जिन्होंने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जैक्सन्स स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है, कौन है दोस्तों? आसिफ शेख, ठीक है, ये नेपाल के क्रिकेटर हैं। वहीं देखा जाए सीएट टायर कंपनी का सीईओ नामित किया गया है किसे दोस्तों? अर्णब बनर्जी को। भारतीय अमेरिकी जो अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रपति मानविकीय पदक मिलेगा, जिन्हें क्या नाम है? मिंडी कैलिंग। अगला है हाल ही में अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है किस देश ने दोस्तों? तो बांग्लादेश ने। वहीं देखा जाए स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है किसने? लक्ष्मण नरसिंहम ने किया, ठीक है। तो स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। जिन्हें अच्छी लगी है वो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्हें बहुत अच्छी लगी है स्पेशली वो मुझे आंसर करें, ठीक है। तो जो कुछ भी मैंने क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा क्योंकि आप लोग आजकल आंसर बहुत कम कर रहे हैं, काफी डिसअपॉइंट हूं मैं आप लोगों से, लेकिन फिर भी
कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को फिर भी बोलूं, कोशिश करिए आंसर देने की। और बाकी डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और अपने आंसर का क्या करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आप अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।